चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब तो 40 आने की भी गारंटी नहीं बची है कांग्रेस की। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने देखा होगा कि इसी जेनजी की भाषा में एक शब्द है कि ओरिजिनल एंड लाइट। तो राहुल गांधी ओरिजिनल वर्जन है, पर ये राहुल गांधी लाइट मनीष तिवारी जी है। जैसे राहुल गांधी जी कांग्रेस के शहजादे, जिस प्रकार से पहले अमेठी के जनता ने उनको नकारा तो वो वायनाड भाग गए। अब वायनाड की जनता ने शायद वहां से नकार दिया है तो अमेठी छोड़कर रायबरेली भागे हैं। अब हो सकता है अगले चुनाव में रायबरेली छोड़कर कहीं और ही चले जाए, देश के बाहर भी जा सकते हैं, का तो आना जाना लगा रहता है। तो एक राहुल गांधी इनके पार्टी का नेता है और राहुल गांधी लाइट प्रकार से मनीष तिवारी जी भी चल ही रहे हैं। इसीलिए हर 5 वर्षों में एक नई सीट ढूंढनी है, वहां पर वही बयानबाजी करनी है, वही वादे करने हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी है। अन्यथा आज आप जरूर पूछिए कि लुधियाना में किए गए वादे कितने पूरे किए मनीष जी आपने, वो तो पहले बताइए चंडीगढ़ के लोगों को झांसा देने के पहले। आनंदपुर साहिब जी को जो वादा किया था वो वादे पूरे क्यों नहीं किए? और आनंदपुर साहिब जी को जो व्यक्ति धोखा दे सकता है वो किसी को भी धोखा दे सकता है। मित्रों, कंफ्यूजन की स्थिति एक और है और ये वाली स्थिति तो चंडीगढ़ के लिए सबसे खतरनाक स्थिति बन सकती है। मैंने हाल ही में देखा है मनीष तिवारी जी, जो ओरिजिनल कांग्रेस के मैनिफेस्टो को तो शायद पढ़ते पुढ़ते नहीं है, वो आगे कर भी नहीं रहे हो, उनके विज्ञापन में भी ज्यादा दिख नहीं रहा है। उन्होंने अपना विजन डॉक्यूमेंट दिया है और विजन डॉक्यूमेंट कम, ये डिवीजन डॉक्यूमेंट ज्यादा है। इस डिवीजन डॉक्यूमेंट में लिखा है कि वो चंडीगढ़ की बनाई हुई व्यवस्था को तहस नहस करने वाले हैं। वो चंडीगढ़ की जो आज व्यवस्था चल रही है उसको बर्बाद करने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इसको सिटी स्टेट बना दूंगा, सिटी स्टेट अलग करा दूंगा। अब सोचिए, पंजाब की कांग्रेस पार्टी, पंजाब की आम आदमी पार्टी, इनका स्टैंड चंडीगढ़ को लेकर क्या है विधानसभा में, इनका ऑफिशियल स्टैंड क्या है चंडीगढ़ को लेकर, और इन्हीं के जो कैंडिडेट है, जॉइंट कैंडिडेट है, उनका स्टैंड चंडीगढ़ को लेकर क्या है। और वैसे तो आम आदमी पार्टी के एक और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी ने तो और भी अनोखी बात की थी। वो तो चंडीगढ़ को लाइन लेकर, मार्कर लेकर, रूलर लेकर डिवाइड ही कर देना चाहते हैं, आधा इधर आधा उधर, इस प्रकार से। अब चंडीगढ़ के लोग सोचे जरा कि अगर प्रत्याशी ये बोल रहा है चंडीगढ़ को सिटी स्टेट बनाना है, इनको समर्थन देने वाली दोनों पार्टियां कुछ और बोल रही है, क्या ऐसे दो लोग मिलकर बैठकर चंडीगढ़ का नुकसान करेंगे या नहीं करेंगे, फायदा करेंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज आम आदमी पार्टी भी बताए और पंजाब की कांग्रेस पार्टी भी बताए, क्या वो अपने दिए गए प्रत्याशी के चंडीगढ़ वाले फॉर्मूले से संतुष्ट है क्या? क्या वो इसको स्वीकारते हैं क्या? क्या वो इसको बैक करने वाले हैं क्या? अगर वही बैकिंग नहीं करने वाले हैं तो सोच के चलिए कि जो मनीष तिवारी जी कह रहे हैं वो चंडीगढ़ को एक प्रकार से उथल पुथल की स्थिति में लाने का काम करने का फॉर्मूला और रेसिपी दे रहे हैं। ये विजन डॉक्यूमेंट नहीं, ये डिवीजन डॉक्यूमेंट है। और डिवीजन डॉक्यूमेंट के अलावा आपको पता होगा कि जिनका विजन और मिशन नहीं है वो केवल डिवीजन की पॉलिटिक्स लेकर ही चल रहे हैं। और डिवीजन की पॉलिटिक्स इस प्रकार से है कि इंडी अलायंस के लोग अब खुलेआम और सरेआम आतंकवाद की पैरवी भी करने लगे हैं तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। आप देखिए कि किस प्रकार से आतंकवाद के प्रति यूपीए और कांग्रेस की सरकार ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं मनीष तिवारी ने कहा है। मनीष तिवारी जी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि 26/11 के बाद जो हमला मुंबई में हुआ, जिस प्रकार से पाकिस्तान के आए हुए आतंकी ने मुंबई के लोगों पर, भारत के लोगों पर हमला किया, तो उन्होंने कहा है
कि हमारी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, पर क्योंकि कुछ कंसिडरेशन रहे होंगे, उन्होंने कोई मुंह तोड़ जवाब देने का काम नहीं किया। यही बात अन्य लोगों ने भी किताबों में लिखी है, ओबामा साहब ने भी अपनी किताब में लिखी है, पर हम आज भी इसके अंश देखते हैं। अभी हाल ही में जब पूंछ में एक हमला हुआ तो चरणजीत चन्नी जी ने कहा कि यह स्टंटबाजी है, मतलब कि पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम किया गया। हमने देखा कि पुलवामा को लेकर भारत और भारत के वीर सेना पर ही दोष डालने का काम पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। हमने देखा कि मुंबई के कांग्रेस के, महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो हेमंत करकरे जी को मारा गया, शहीद किया गया, वो आतंकी कसाब ने नहीं किया, वो भारत के ही पुलिस वर्दी पहनने वाले लोगों ने किया। आप सोचिए कि एक तुष्टीकरण की राजनीति में लीन होते हुए आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट स्टैंड भी लेंगे और आतंकियों को किस प्रकार से सेकुलर संरक्षण देने का महापाप और कुकर्म भी करने का काम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस करने से चूक नहीं रही है। मतलब कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है गलती से भी, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ वोट बैंक की राजनीति को लेकर किस प्रकार का खिलवाड़ किया जाएगा, ये आप भी समझ सकते हैं। हमारे पंजाब के लोग, खासकर हमारे सिख भाई बहन, सबसे ज्यादा योगदान वो राष्ट्रीय सुरक्षा में देते हैं। अपना हर कुछ न्यौछावर करके वो सेना में आते हैं मां भारती की रक्षा सुरक्षा के लिए। पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने सेना का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आपको पता होगा कि मनीष तिवारी जी ने जब बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया और आज जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब घर में घुस कर दिया जाता है आतंकवाद के लिए, तो उस बालाकोट एयर स्ट्राइक की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये मांग रखी है। इनके नेताओं ने, राहुल गांधी और बाकी नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक, खून की दलाली कहा है। इनके हरियाणा के आज भी प्रत्याशी जो है फरीदाबाद के, उन्होंने तो कहा कि सेना ने बम खाली जमीन पर गिरवा दिया। ये इसी प्रकार की मानसिकता के चलते आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट स्टैंड लेना और सेना के मनोबल पर कुठाराघात करना, ये इंडी अलायंस का और खास करके कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है। और कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति में आज चलते चलते जो 500 वर्ष का इंतजार हिंदुओं का खत्म हुआ और प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हुआ, जिसमें 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी रामद्रोही मानसिकता दिखाते हुए उस राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भी विरोध किया। और इस महापाप में भी भागीदार मनीष तिवारी जी रहे। मनीष तिवारी जी जब राम मंदिर के लिए देश की जनता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट को चंदा दे रही थी ताकि मंदिर का निर्माण हो सके, तो न केवल कांग्रेस ने वकील खड़े करके प्रभु श्री राम मंदिर को लटकाने, अटकाने, भटकाने की साजिशें रची, बल्कि चंदा न कलेक्ट किया जाए ऐसा फतवा मनीष तिवारी जी ने एनएसयूआई के लोगों को जारी किया। केवल एक वोट बैंक के चलते इनके नेता कहते हैं राम मंदिर बेकार है। एक वोट बैंक के चलते ये कहते हैं राम बनाम शिव में लड़ाई करा देंगे। इनके नेता वोट बैंक के चलते जिस प्रकार से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पूरे कार्यक्रम को इवेंट बोलते हैं, और तो और राम मंदिर को ताला लगाने तक की बात कांग्रेस के ही पूर्व नेता ने कही है कि यदि कांग्रेस की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार आती है, तो जिस प्रकार से शाहबानू का फैसला पलटा गया सुप्रीम कोर्ट का, राम मंदिर का भी फैसला पलटने की साजिश ये रच रहे हैं, सोच रहे हैं। तो इस पर भी क्लैरिफिकेशन कांग्रेस पार्टी की ओर से आना चाहिए कि क्या वो ऐसा करने की सोच रहे हैं। अगर नहीं, तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए, क्यों राम मंदिर का विरोध किया, और क्यों एनएसयूआई जब चंदा इकट्ठा कर रही थी तो मनीष तिवारी जी ने इसका विरोध किया, इसका जवाब भी होना चाहिए। और आखिरी में मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन करते करते जो कांग्रेस ने देश को पहले बांटा धर्म के आधार पर, फिर उसने बांटा भाषाओं के आधार पर, फिर बांट रही है जातियों के आधार पर,
अब कांग्रेस के राहुल गांधी के बहुत ही करीबी नेता सुखपाल खेड़ा ने कहा है कि जो भी लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हैं, जो हमारे माइग्रेंट लोग हैं, जो यहाँ के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आते हैं, उन लोगों को ना नौकरी का अधिकार मिलना चाहिए और उनका वोटिंग का भी अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। सोचिए, ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीनकर वोट बैंक को देना है, पर जो मेहनतकश हमारे माइग्रेंट यूपी बिहार से आने वाले कई लोग हैं, इनको गालियां भी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा। तो आज इस पर भी कांग्रेस पार्टी बताए कि रायबरेली की जनता राहुल गांधी को क्यों चुनाव ना हराए, जब आपके नेता ने इस प्रकार की ओछी बात की है उत्तर भारतीयों के और पूरे भारत में, जहां पर भी संविधान सबको इजाजत देता है, कहीं पर भी जा सकते हैं। अब संविधान बचाने की बात करते हैं, पर संविधान को खंड खंड करने का काम इस परिवार में और इस पार्टी और इस अलायंस में कूट कूट कर भरा है और उसका प्रमाण ये स्टेटमेंट है। तो इन सवालों का जवाब भी दे। मुझे लगता है कि छठे और सातवें फेज के बाद जब 4 तारीख को काउंटिंग शुरू होगी तो एक बार स्पष्ट होगी कि अब की बार फिर से 400 पार होने वाला है। आप लोगों ने मेरी बातों को गंभीरता से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।